Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss questions of 17th BPSC and we will try to cover 21st also. Let's see कितना time लगता है. So let's begin without delaying. So first question is, the power of Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under its चार ऑप्शन है: एडवाइजरी जुरिडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन. क्वेश्चन है कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो वो सुप्रीम कोर्ट के किस जुरिस्डिक्शन के अंदर में आता है. सो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कम्स अंडर आर्टिकल 131. इस आर्टिकल में ये मेंशन है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट सेंटर या स्टेट या उससे दो या दो से ज़्यादा स्टेट एक साइड हो और सेंटर के बीच में हो तब वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देखेगी. दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो देन ऑल्सो दैट मैटर विल बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. नाइदर हाई कोर्ट नॉर सिविल कोर्ट हैज़ दैट पावर. लेट्स सी अदर ऑप्शन. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो ये आर्टिकल 143 में आता है जहाँ पे प्रेसिडेंट कैन सीक ओपिनियन. प्रेसिडेंट कैन सीक ओपिनियन ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, ऑन एनी constitutional however जो भी सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगी वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पर. इवन सुप्रीम कोर्ट भी ओपिनियन देने से डिफर कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट पे भी बाइंडिंग नहीं है कि ओपिनियन उसको देना ही देना है. सो इट्स गोज लाइक दैट. देन देयर इज अपेलेट जुरिस्डिक्शन. अब अपेलेट जुरिस्डिक्शन में कुछ चार तरह के होते हैं. एक तो अपील्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. चार तरह के अपेलेट जुरिस्डिक्शन है. पहला अपील्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, देन अपील्स इन सिविल मैटर, then appeal in criminal matter, and the last one is appeal by special leave. सो ये चार तरह के अपेलेट जुरिडिक्शन है. सो सिविल मैटर का अपील डील करता है आर्टिकल 133 से. आर्टिकल 133. Criminal matter deals with Article 134 and a special leave deals with Article 136. So ये था पहला क्वेश्चन jurisdiction of Supreme Court से रिलेटेड. Now let's move to the next question. Okay, so next question है कि which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with ratification of legislature of not less than one half the state. So first समझते हैं कि constitutional amendment किस आर्टिकल में मेंशन है. So it's mentioned under article 368 in part 20 of Indian Constitution. यहाँ पे आर्टिकल 368 के अंदर दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल है. पहला बाय स्पेशल मेजोरिटी. जो आर्टिकल ऐसे तो तीन तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है बट आर्टिकल 368 में सिर्फ दो तरह का मेंशन है, दैट इज अ स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 50% ऑफ टोटल मेंबर
2/3 मेजोरिटी, ये क्राइटेरिया है स्पेशल मेजोरिटी में। इसके तहत क्या क्या अमेंड कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपी स्पीज हो गया, ये सब अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा और जो भी अदर सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते हैं या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं, वो सारा फॉल होगा इन दिस कैटेगरी बाय स्पेशल मेजोरिटी। दूसरा कैटेगरी जो इसमें आता है वो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन। स्टेट्स रेटिफिकेशन, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा भाग अमेंड कर सकते हैं, तो एनी मैटर विच डील्स विथ फेडरल स्ट्रक्चर, एनी मैटर विच डील्स विथ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व है, अगर वैसे पार्ट्स को अमेंड करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। अब इसमें प्रोविजन का एक तो स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप इन बोथ द हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों हाउस में। अब साथ में 50% ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन होना चाहिए, 50% ऑफ टोटल स्टेट। ये रेटिफिकेशन कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। हाउएवर देयर इज नो टाइम लिमिट और देयर इज नो टाइम लिमिट, तो कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो उसके रेटिफिकेशन के लिए है वो पास करना है इतने समय में। देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन दैट। सो ये दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के तहत होता है। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे नो ज्वाइंट सिटिंग, इफ़ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया है तो कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, तो ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। ओके, सो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखने हैं। अब लेट्स सी द ऑप्शन। सो द पहला इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में स्टेट पार्ट लेता है, सो ये करेक्ट ऑप्शन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, ऑफ कोर्स यहाँ भी स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है तो ये भी करेक्ट होगा, जहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। 7th शेड्यूल में कोई भी अमेंडमेंट हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड है, आर्टिकल 246, तो ये भी करेक्ट है, यहाँ भी स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। ये एबोलिशन आर्टिकल 169, इसका प्रोविज़न ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है, सिंपल मेजोरिटी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर में बाई पार्लियामेंट। सो 4 नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, तो एलिमिनेशन के थ्रू अगर जाएंगे तो 4 कट गया, 4 कट गया, तो विल गेट आंसर बी। 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of Indian Constitution deal with proclamation of emergency related, कौन सा आर्टिकल है, ठीक। तो आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल, 3 तरह के इमरजेंसी है,
तो ये हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। एंड दिस इज नेशनल इमरजेंसी। So the correct answer will be B. Article 352 deals with emergency, proclamation of emergency. इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ये हैं। पहला कि अगर रिटेन चाहिए किसका, कैबिनेट का, इमरजेंसी लागू करने के लिए, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है कि 1 मंथ के अंदर दोनों हाउस से ये पास होना चाहिए बाई स्पेशल मेजोरिटी, बाई स्पेशल मेजोरिटी फ्रॉम बोथ हाउस। ये नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनिट टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है। इंडेफिनिट टाइम मतलब कोई भी टाइम डिफाइन नहीं है। हाउएवर अप्रूवल रिक्वायर्स एवरी 6 months। अप्रूवल रिक्वायर्स एवरी 6 months, ठीक है। इसके रिवोकेशन का तरीका क्या है? रिवोक प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑफ कोर्स कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे ही ये होगा, या फिर अगर लोकसभा मोशन पास करता है, लोकसभा पासेज मोशन, तब भी नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रोविज़न है नेशनल इमरजेंसी के थ्रू। प्रेसिडेंट रूल का भी और इसका भी आप देख लेना, ऑलमोस्ट सेम ही है। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकता है और हर 6 महीने पे इसका भी अप्रूवल है। दोनों हाउस से विदिन 2 months ये पास होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल में कुछ कंडीशंस हैं, लाइक जब तक बिल पास नहीं हो जाता है तब तक आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं, लेजिस्लेचर को पूरी तरह से डिसॉल्व या सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये कुछ प्रोविजंस हैं जो आप देख लेना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following constitutional amendment in India has decided maximum strength of the Council of Minister with Chief Minister in a state? The question is कि किस अमेंडमेंट के थ्रू जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कैप लगाया गया था, मतलब एक लिमिट लगाया था, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में आया था, जहाँ पे 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूड, अब 15% में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर होगा। हाउएवर एक और प्रोविजन था कि मिनिमम 12 मिनिस्टर होने चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। सो ये कुछ प्रोविजन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 96 जो है आर्टिकल 21A से डील करता है और 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 2000 में आया था। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4B को ऐड करता है। इस आर्टिकल में क्या था कि जो भी अनरिजर्व्ड अनफिल्ड सीट है SC ST से रिलेटेड, उसको 50% कैप लिमिट के अंदर से रिमूव कर दिया, मतलब उस पर 50% कैप लागू नहीं होगा इस अमेंडमेंट के थ्रू। मीन्स अगर कोई भी वैकेंसी अनफुलफिल्ड रह जाती है तो वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर जाएगी विदाउट कंसिडरिंग इट अंडर 50% कैप ब्रीच। सो ये था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन
चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 279A। तो लेट्स सी आर्टिकल 279A इन डिटेल। Okay, so this is Article 279A, deals with GST Council। यहाँ पे इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें और भी मेंबर कौन होते हैं? तो मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू। फिर मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल रेफर टू, ये रिकमेंडेशन करता है टैक्स को रिलेटेड। तो ये प्रोविज़न है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। क्लॉज 7 में वन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल कंसिडर द कोरम के लिए 1/2 होना चाहिए मेंबर्स, 1/2 मेंबर्स प्रेजेंट। मीटिंग कन्वीन करने के लिए एटलीस्ट 1/2 चाहिए। फिर एक ये क्लॉज 9 है कि जो डिसीजन लिए जाएंगे, उसके लिए कम से कम 3/4 मेजोरिटी चाहिए ऑफ टोटल मेंबरशिप। 3/4 ऑफ members present and voting, सो ये कुछ मेन प्रोविजन थे। जीएसटी काउंसिल कंस्टिट्यूट कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन। Now let's move to next question। पंचायती राज से फिर से क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो आप जानते हैं कि 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए इसमें, 3 टायर स्ट्रक्चर। तो 2 टायर कह रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंगल टायर ऑफ कोर्स ये गलत हो जाएगा। 4 टायर ये गलत हो जाएगा। So the correct answer is 3 tier of local self government at village, block and district level। पंचायती राज is very important। 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। इसमें जो मैंडेटरी प्रोविज़न है वो याद कर लेना है कि कौन कौन से प्रोविज़न मैंडेटरी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, डायरेक्ट इलेक्शन, ये सब प्रोविज़न मैंडेटरी है।
reservation to women. These are the mandatory provision. Let's move to next question. Which one of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection law? अभी रिसेंटली टीवी के जो पार्टी तमिलनाडु में है, विजय की पार्टी, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो रिसेंटली AIADMK के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, उन्होंने टीवी असेंबली में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो वहाँ पे AIADMK के मेंबर्स ने असेंबली में TVK के पार्टी को सपोर्ट दिया। हालांकि AIADMK ने ऑलरेडी इस पे एक तरह से कह सकते हैं व्हिप जारी कर चुका था, बट उसके अगेंस्ट में जाकर भी उन्होंने TVK को सपोर्ट दिया। और कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जिन्होंने AIADMK के टिकट पे लड़ा, वो उस टिकट पे रिजाइन कर चुके हैं और वो बाई इलेक्शन में TVK के टिकट पे फिर से कंटेस्ट करेंगे। सो लेट्स सी कि एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है। तो पहले तो एंटी डिफेक्शन लॉ डील करता है किससे? 10th शेड्यूल से, ठीक है। ये ऐड हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में। आया किस लिए था? ताकि एंटी डिफेक्शन को रोका जाए, वो आया राम गया राम वाले कंसेप्ट को रोका जाए। अब इसमें ये कब लागू हुआ? जब कोई भी मेंबर स्वैच्छिक तरीके से अपने मेंबरशिप को छोड़ देता है, मतलब किसी पार्टी पे वो चुना गया और वो व्हिप को फॉलो नहीं कर रहा है, तब उसका मेंबरशिप लूज हो सकता है। कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर, अगर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वॉलंटरली गिव अप, तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। गोज अगेंस्ट पार्टी व्हिप, गोज अगेंस्ट पार्टी व्हिप, तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। व्हिप में 3 तरह के व्हिप होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। सो जो थर्ड लाइन व्हिप होता है, अगर इसके अगेंस्ट में जाता है कोई भी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो ये कुछ प्रोविजन। अभी हाउएवर ये जो 10th शेड्यूल है वो मास डिफेक्शन को लीगलाइज करता है। मतलब 2/3 टोटल मेंबर, 2/3 जो लेजिस्लेचर पार्टी के मेंबर हैं, अगर वो डिफेक्ट करते हैं और किसी पार्टी में मर्ज कर जाते हैं तब वो डिफेक्शन के अंदर में नहीं आता। जैसे वो शिवसेना वाला केस आप देख सकते हैं। अब शेड्यूल याद करने के लिए वो एक एक्रोनिम्स है टू रिमेंबर शेड्यूल। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये एक एक्रोनिम से शेड्यूल याद करेंगे। शेड्यूल 1 हो गया टेरिटरी से रिलेटेड, ये एम्यूलमेंट्स अलाउंस ये सब से रिलेटेड हो गया। ओथ एंड अफर्मेशन हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा या तीसरा ये हो गया राज्यसभा में सीट्स को लेकर शेड्यूल एरियाज 5वां नंबर। छठा हो गया अदर शेड्यूल एरियाज, जैसे 6th शेड्यूल जो डील करता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। 7 हो गया फेडरल लिस्ट से लेकर। 8 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। 9th शेड्यूल वो हो गया जहाँ पे मतलब कोई भी लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे लैंड वगैरह से रिलेटेड फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड किया जाता है। फिर 10th हो गया डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। P से पंचायती राज, M से म्यूनिसिपैलिटी। सो ये 12 शेड्यूल टोटल है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ किससे डील करता है? 10th शेड्यूल से। तो लॉ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर विच आर्टिकल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट का जिक्र किस आर्टिकल में? हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड बजट है नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द का मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 112। आर्टिकल 111 क्या कहता है? प्रेसिडेंट्स एसेंट, प्रेसिडेंट्स एसेंट और विथहोल्ड और रिटर्न। आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट से रिलेटेड है कि वो किसी भी बिल को जो पास किया गया है दोनों हाउस से उसको पास कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है या रिटर्न कर सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है। हालांकि अगर कोई ऑर्डिनरी बिल को रिटर्न किया और वो वापस पार्लियामेंट ने विदाउट एनी अमेंडमेंट उसको पास कर दिया गया है, देन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू पास दैट या टू गिव हिज एसेंट ऑन दैट बिल। सो ये था आर्टिकल 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंजॉयज, स्पीकर के वोटिंग राइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो 2 वोट्स ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, 1 इन ऑर्डिनरी, ऑफ कोर्स नॉट। नो राइट टू वोट ये भी इनकरेक्ट है, ऑफ कोर्स उसके पास राइट टू वोट होता है। राइट टू वोट लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस ये भी इनकरेक्ट है। हाँ, ये कब करेक्ट होगा? जब स्पीकर के खिलाफ कोई उसको हटाने के लिए कोई मोशन आया हुआ है, तब इन दैट केस वो अदर मेंबर की तरफ वोट कर सकता है। जब वो स्पीकर होगा तब उसके पास होगा राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। सो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंजॉयज राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई के केस में। नाउ लेट्स, स्पीकर भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट में जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ इसके कुछ पावर्स जो है स्पीकर के पास वो आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, which one of the following is electoral college of president but not for his impeachment? अब जो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या आता है? इलेक्टेड मेंबर्स ये 68 या 69 में भी मैंने डिस्कस किया था। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस, दैट इज लोकसभा प्लस राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल नहीं पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, याद रखना है। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, एक वो हो गया दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ये इलेक्टोरल कॉलेज है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन फॉलोइंग इज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट फॉर हिज इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा पार्ट करता है, लोकसभा पार्ट करता है, राइट, और असेंबली करता है, ठीक। हाउएवर पूछ रहा है कि पार्ट तो करता है उसके इलेक्शन में बट इम्पीचमेंट के टाइम में जो वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो डी ऑप्शन ये इनकरेक्ट हुआ है क्योंकि ना तो ये इलेक्टोरल कॉलेज में है ना तो ये इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करता है। राज्यसभा इम्पीचमेंट में ही पार्टिसिपेट करता है और इलेक्शन के टाइम में भी, सेम गोज विथ लोकसभा। हाउएवर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम में पार्टिसिपेट करता है। इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The Parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing
इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो ये आर्टिकल 253 में मेंशन है कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है। तो क्या इसके लिए कंसेंट का ज़रूरत है स्टेट का? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि विदाउट कंसल्ट ऑफ एनी स्टेट पार्लियामेंट कैन पास एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज अंडर आर्टिकल 253। So now let's move to next question. ये सेकेंड लास्ट है। द ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। अब इसमें कुछ बातें याद रखनी है। देर आर सम राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया वो राइट्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल। ये 5 राइट ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास हैं। फॉरेनर्स के पास इन राइट्स का कोई अधिकार नहीं होता है। सो अब ऑप्शन देखते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये किस में आएगा? आर्टिकल 19(1)(f), राइट। तो आर्टिकल 19 नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ये फॉरेनर एज वेल एज सिटीजन दोनों के पास होता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड ये भी अवेलेबल होता है फॉरेनर के लिए, आर्टिकल 21। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा राइट ब्रिटिश सिटीजन इंजॉय नहीं करता है? तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। याद रखना है कि फॉरेनर के पास ये राइट अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 16 अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 29 कल्चरल राइट से रिलेटेड है, ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये भी माइनॉरिटी जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये 5 राइट सिटीजन के पास नहीं है, ये ध्यान में रखना है। 15, 16, 19, 10, 29, 31। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट एक्चुअली, एक और है इसके बाद। मिनिमम एज ऑफ MP फॉर लोअर हाउस एंड MP अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। तो लोअर हाउस में मिनिमम एज कितना है? 25 ईयर्स। अपर हाउस में है 30 ईयर्स। और प्रेसिडेंट के लिए है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना है? 35 ईयर्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25, 30 एंड 35 डी इज द राइट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 70 BPSC के क्वेश्चन का। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है? तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन है। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट हर 5 साल पे, एवरी 5 ईयर। इसका मेन काम क्या होता है? हाउएवर ये ऑफकोर्स बजट प्रिपरेशन नहीं होगा, एलोकेशन ऑफ फंड नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑप्शन के हिसाब से तो डी होना चाहिए, पर ये एक्चुअली ये इसका काम नहीं है। ये एडवाइस करता है कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रेसिडेंट को, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो डी होना चाहिए। लेट्स सी आर्टिकल 280 बोलता क्या है। सो दिस इज आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। तो इसमें तो पहला है कि जब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके 2 साल के अंदर एक फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करेगी, ठीक है। फिर है कि इसमें
कितने मेंबर्स होंगे तो वो कौन डिसाइड करते हैं? प्रेसिडेंट, जिसमें होते हैं कितने हैं? एक चेयरमैन एंड 4 अदर्स मेंबर। तो फाइनेंस कमीशन में टोटल 5 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन का जो क्वालिफिकेशन होगा वो कौन डिटरमाइन करता है? तो पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब it shall be the duty of commission to make recommendation to president as to the distribution between union and states of the net proceeds of taxes which are to be or may be divided between them। so ये कुछ प्रोविजंस हैं ग्रांट्स को लेकर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को लेकर, या फिर एनी अदर मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ। सो ये भी एक ऑप्शन है। तो अगर इसका कायदे से इसका सही आंसर तो ये होना चाहिए। और राइट, इसका ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए था कि A+D, पर इसका करेक्ट आंसर ए होगा। प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर। ये रिकमेंडेशन रहता है इसका, ना कि वो खुद। और रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में बाइंडिंग नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस कमीशन एंड टुमारो वी विल डिस्कस 21st बीपीएससी के जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर योर व्यूज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।